नमस्कार दोस्तों, BK24 स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं सितंबर 2016 का जो सीटेट का पेपर हुआ था, उसमें से जो जीएस सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जीएस से रिलेटेड जो 2016 का जो लास्ट सेट है, कह सकते हैं कि यानी कि हमने जीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे थे सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने और वीडियो जो मैंने बनाई है 2 पार्ट वो नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजिएगा इस पार्ट को देखने के बाद, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है। आज हम लोग 71 से शुरू करेंगे और 90 तक के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आपको भी मैं बीच में पूछूंगा, तो आप जो है अपना आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा और साथ में बताइए कि ये पेपर जो है आसान है या कैसा आपको लग रहा है, हार्ड है, ठीक है। तो आप लोग हुक्म करिए तो हम जो है कंटिन्यू क्लास चलाना शुरू करें। तो आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत फीका आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा क्लासें भी स्टार्ट नहीं हो पा रही हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए 71 वाला क्वेश्चन हम सीधे देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये पसंद आती है। तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार करना है हमको, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन देख लीजिए, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। या फिर ऑप्शन बी है कि यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। अब देखिए ये कोट हमें दे रखे हैं, इसमें से हमको सिलेक्ट करना है। तो आप लोग वीडियो रोक के आराम से बता दीजिए क्योंकि मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो चलिए मैं आंसर बता देता हूँ आपको। इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड वाला है, ए सही है, बी गलत है। ए इसलिए सही है क्योंकि 1858 में कानून पारित हुआ था जिससे क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सभी अधिकार थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चला गया था। लेकिन ये वाला कथन गलत है कि यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए, बल्कि यहाँ पर ये चीज़ तय की गई थी कि जो भारतीय सिपाही हैं उनका अनुपात कम किया जाए। क्योंकि अगर दोबारा विद्रोह होता है तो फिर अगर भारतीय सैनिक जो है सेना में अधिक होते हैं भारतीय लोग, ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 1857 में जो है किस तरीके से सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो ब्रिटिश जो सरकार थी वो ये नहीं चाहते थे कि दोबारा जो है इस तरीके की क्रांति हो। तो इसलिए जो है भारतीय सिपाहियों का जो अनुपात था उसको कम करने की कोशिश की गई, ना कि बढ़ाने की। ओके, देन इसके बाद देखिए 72 वाला क्वेश्चन हमारा कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन से थे। तो 4 ऑप्शन हैं, आप लोग आराम से ऑप्शन जो है पढ़ लीजिए, कौन सा आंसर आपको यहाँ पर सही लगता है वो वाला सिलेक्ट कर लीजिए। मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वाला, सी राजगोपालाचार्य, ठीक है। तो सी राजगोपालाचार्य ने भाग लिया था 1930 में नमक सत्याग्रह में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, उन्होंने निरुच्चीपल्लम एक स्थान है वहाँ से जो है सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, ठीक है। इंग्लिश वाले अपना क्वेश्चन यहाँ पढ़ लेंगे तो देख लीजिएगा आप लोग। देखिए इसके बाद 73 वाला क्वेश्चन है हमारा कि ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किसे समर्पित किया। उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे, या फिर उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था, उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों की मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया, या फिर चौथा उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकार आंदोलन में भाग लिया। कौन सा सही होगा आपको ये सिलेक्ट करना है। इसका आंसर जो सही है वो है ऑप्शन थर्ड वाला कि उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। बेसिकली जो ज्योतिबा राव फुले की जो बुक थी गुलामगिरी, वो फोकस थी जो आपका यहाँ पर अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था उसका जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ज्योतिबा फुले का जो संबंध है वो महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। देन इसके बाद देख लीजिए 74 वाला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार करना है हमको। इस तरह क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन फर्स्ट वाला कि उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं, या फिर ऑप्शन बी वाला है कि उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। तो कौन सा सही है इसमें से बताइए।
ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन ये है कि उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से कार्य करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कार्य करते हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण में रहते हैं। सेकंड देखिए ये दे रखिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के विचार विमर्श पर किया जाता है, बिल्कुल गलत है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका मतलब ए और बी दोनों गलत हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए आपका ये सही था या नहीं था। देखिए उसके बाद 75 वाला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलुको के नाम से जानी जाती है जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे, ये हमें बताना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन छोटे छोटे हैं तो आप लोग आसानी से पढ़ पाएंगे, तो मैं पढ़ूंगा नहीं, ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। मैं बताने जा रहा हूँ इसका सही आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 वाला है, सूती कपड़े, ठीक है। तो सूती कपड़े जो कैलिको था वो सूती कपड़े को कहा जाता था। मध्यकाल में जब अंग्रेज का आगमन हुआ तो उस वक्त क्या हुआ था कि जो भारत का जो सर्वाधिक जो निर्यात किया गया था वो यही चीज़ की गई थी, ठीक है। और ब्रिटिश शासन की नीतियों ने भारतीय वस्त्र उद्योग को तबाह कर दिया था। तो ये जो बेसिकली जो यहाँ पर कैलिको के नाम से जानी जाती है हमें पूछा गया है, तो ये सूती कपड़े। तो आप लोगों को पता है कि जब ब्रिटिश शासन की जो नीतियाँ थी उन्होंने जो है किस तरीके से भारत में जो वस्त्र उद्योग था उसको किस तरीके से ख़त्म कर दिया था। यहाँ से कच्चा माल ले जाके बाहर से जो है मशीनों के द्वारा विदेशों से, मतलब कह सकते हैं ब्रिटेन से ही वो चीज़ बन के आती थी। तो वहाँ पर जो है वो और सस्ते रेट पे बिकती थी कंपैरिजन टू हमारे जो देश में जो बनते थे, जो हाथ से कारीगर जो बनाते थे उसकी कंपैरिजन में मशीन के कपड़े सस्ते थे। तो इस तरीके से जो है पूरी तरीके से ब्रिटिश ने चौपट कर दिया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि यहाँ पर हमसे ये चीज़ पूछा गया कि मधु में कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी जाती है जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे। तो सूती कपड़े यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जानकारी मैंने आपको दे दी है, हम इसके बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता भी होगा। 76 वाला देख लीजिए कि एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का भार बहुत है। फिर हमें बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे अच्छा उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे, ठीक है। तो चलिए आप टीचर हैं, आप बताइए कौन सा इसमें से सही होगा। ऑप्शन फर्स्ट वाला कि क्रियाकलाप छोड़ दें क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता। ऑप्शन सेकंड वाला प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट लिखवाएं, या फिर सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा दें, या फिर फोर्थ वाला कि ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। तो बताइए कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन फोर्थ वाला है, ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि जो एक शिक्षक होगा उसको ये चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है उससे बाहर जो है छात्रों को ले जाएं, उसी तक जो है सीमित ना रखें, ठीक है। तो इससे जो है कहीं ना कहीं अगर बाहर से आप एक्स्ट्रा उनको कोई चीज़ पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा कोई चीज़ समझाते हैं, तो उनको जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से वो चीज़ समझ में आ सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देन 77 वाला देख लीजिए। 77 वाला क्वेश्चन है हमारा कि अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं, इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ वाला, प्रवेदन, ठीक है। तो सिंपल से था ये। तो देखिए इसके बाद 78 वाला है कि लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। ये क्वेश्चन भी सिंपल सा है, आप बताइए किसका उदाहरण है। जो लद्दाख में जो यूरेनियम पाया जाता है वो किसका एक उदाहरण है। इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, पिन करके बता दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। काफ़ी सिंपल सा है, जो भी आपको सही लगे आप अपना आंसर यहाँ पर बता सकते हैं। देन 79 वाला हम लोग देख रहे हैं कि गर्म जल के झरने से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। जो गर्म जल के जो झरने हैं वो किससे प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो भूतापीय ऊर्जा इसका सही आंसर है। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। देखिए इसके बाद 80 वाला है हमारा कि संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से क्या है। फर्स्ट वाला है कि इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। सेकंड है कि यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में की जाती है। थर्ड वाला है कि इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। या फिर फोर्थ वाला है कि यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों में
क्षेत्रों पर की जाती है। तो हमें क्या बताना है कि रोपण कृषि का सही विशेषता बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला, यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो रोपण कृषि है वो व्यापक पैमाने पर की जाती है, जिसका बेसिकली ये जो कृषि होती है इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आर्थिक लाभ कमाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है, तो आप इसको देख सकते हैं कि यह वाणिज्यिक प्रकार की फसल है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। ठीक है, देन इसके बाद देखिए 81 वाला कि मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है और इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट वाला है, बेंगलोर को। तो आप लोग को पता ही होगा कि बेंगलोर को जो है सिलिकॉन जो है सिटी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है, काफ़ी अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे IT उद्योग हैं, कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल एरिया है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेसिकली मध्य और शीर्ष प्रबंधन के प्रति प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने के यहाँ पर जो है विशेष लाभ मिलते हैं बेंगलोर को। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देन इसके बाद देखिए 82 वाला है। बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन समझने का मतलब है, क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आंसर भी आप आसानी से बता लेंगे, क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो आप घूमते रह जाएंगे। 82 वाला देखिए कि राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। विधायिका का हमें मतलब बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, वीडियो रोक के आप लोग आराम से अपने ऑप्शन सिलेक्ट करिए क्योंकि मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 वाला है, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। ठीक है, तो जो राज्य की जो विधायिका है उसमें बेसिकली जो राज्य के जो नागरिक हैं उनके द्वारा जो निर्वाचित लोग होते हैं उनको यहाँ पर शामिल किया जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। हालांकि जैसे देखिए कहीं पर द्विसदनीय होता है, विधान परिषद भी होती है जहाँ पर, तो वहाँ पर बेसिकली अगर देखा ये जाता है कि जो ऐसे सदस्य भी होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, तो उनको भी जो है यहाँ पर इसी के अंतर्गत विधायिका के अंदर शामिल किया जाता है। लेकिन जो अगर बेसिकली यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे सटीक जो आंसर है वो 3 वाला है। ठीक है, देखिए इसके बाद 83 वाला है हमारा कि फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट वाला है कि इससे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। ठीक है, हमें क्या बताना है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले का निवारण किस प्रकार से होता है, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, देखिए सेकंड वाला है कि सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज कराया जाता है। इसके बाद देखिए फोर्थ वाला है, 3 वाला है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है, केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है। फोर्थ वाला कि सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है, इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। तो कौन सा सही है, फौजदारी कानून के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, तो नहीं भी पढ़ा है तो हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट वाला है, या सबसे पहले जो है पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, इसके बाद जो है प्रभावित पक्ष जो भी जिसको भी जो है जिसने भी रिपोर्ट लिखाई होगी वो उस संबंधित न्यायालय में जो है याचिका दायर करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। हालांकि कुछ जगह पे ये भी चीज़ भी देखी जाती है कि पहले न्यायालय जो है ये कई बार जो होता है ना कि कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे केस होते हैं, जैसे कहीं पर रेप की घटना हो गई या फिर किसी पे मतलब किसी की हत्या हो गई, तो पुलिस के द्वारा जो है राजनीतिक दबाव या फिर इस तरीके की कोई चीज़ होने के कारण जो है FIR दर्ज नहीं कराई जाती, तो उस कंडीशन में जो है कोर्ट ये आदेश देता है उस संबंधित क्षेत्र के जो फौजदारी जो भी वहाँ पर आपका थानेदार होगा, जो भी वहाँ पर थाना होगा, उसको ये आदेश देता है कि वो जो है इस पे FIR दर्ज क्यों नहीं कर रहा है, इस पे FIR करी जाए। ठीक है, 84 वाला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है कि अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिए हैं, वीडियो रोक के आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट करिएगा क्योंकि इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं है, क्वेश्चन को आपको समझना है और डेली बेसिस पे कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपको अगर नॉलेज होगी किसी चीज़ के बारे में तो आप लोग आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और इस क्वेश्चन का जवाब वीडियो रोक के आप लोग
लोग आराम से अपना आंसर कमेंट करके लिख दीजिए। 85 वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देख लीजिए कि मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट वाला है कि भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है, ये सही है। सेकंड वाला है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। तो यहाँ पर दोनों सही हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद ये वाली छोटी सी स्टोरी दे रखी है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सीटेट में। पहिएदार कुर्सी का उपयोग करने वाली रंजन की कक्षा विद्यालय की तीसरी मंजिल में लगती है। हमको बताना है कि वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है और जो कि उसे उठाकर विद्यालय की भीड़ से होकर ले जाता है। ये एक छोटी सी स्टोरी है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के यहाँ पर किस अनुच्छेद का उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड वाला है, अनुच्छेद 15 का, ठीक है। तो इसी के बारे में और क्वेश्चन भी हैं, थोड़ा बहुत डिटेल में भी जानेंगे इसको। 87 वाला देख लीजिए कि विकलांगता अधिनियम 1995 के अधीन किस प्रावधान का पालन विद्यालय द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग वीडियो रोक के अपना आंसर बताइए क्योंकि मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, ऑलरेडी वीडियो लंबी होती जा रही है। थर्ड वाला इसका सही है, रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुँच, ठीक है। बेसिकली अगर आप कहीं शहर में रहते हो तो मॉल वगैरह में आपने देखा होगा कि व्हील चेयर रखी रहती है। हालांकि ज़्यादातर मॉल में जो है अब तो लिफ्ट होती है तो डायरेक्टली आप लिफ्ट से ऊपर नीचे जा सकते हो, लेकिन जो सीढ़ियाँ होती हैं उसके साइड में भी एक जगह होती है जो कि विकलांगों के लिए होती है कि अगर व्हील चेयर का उपयोग अगर वो कर रहे हैं तो उसका वहाँ पर जो है व्हील चेयर जो है उससे ले जाया जा सके, ठीक है। रेलवे स्टेशन पर देखने को अक्सर ये चीज़ जगह मिल जाती है, जो बड़े रेलवे स्टेशन है। छोटे छोटे पे तो खैर नहीं हो पाता है, लेकिन छोटे में भी ये चीज़ें जो है कंपलसरी हैं। छोटे में अगर होगा तो जैसे आपको जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर एक ढलान जैसी होती है, तो बेसिकली वो इसी को ध्यान में रख के बनाई जाती है, ठीक है। हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है, तो वो जो है यहाँ पर है, ठीक है। बेसिकली जो ढलान वाली जो फर्श होती है उसका जो है यहाँ पर होना अनिवार्य था। तो विकलांगता अधिनियम 1995 के अधीन जो आपका विद्यालय जो उल्लंघन कर रहा है वो इस चीज़ का कर रहा है कि वहाँ पर रैंप नहीं है, ठीक है। अब देखिए 88 वाला है कि रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा। पहला है कि व्हीलचेयर कैसे ऊपर उठाया जाए और इस पर एक विचार पेश किया जाए। सेकंड है कि रंजन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए विद्यार्थियों को कहना चाहिए। या फिर थर्ड वाला है कि एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी व्हीलचेयर में ले जाने वाले को अनुभव करें। या फिर फोर्थ वाला है कि विकलांगता अधिनियम पर एक भाषण देने के लिए किसी वकील को आमंत्रित करें, ठीक है। तो भाषण से कुछ नहीं होने वाला, आप अगर बच्चों से भी बोलेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। बेसिकली थोड़ा बहुत मजाक में बच्चे लेते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनका क्या। और व्हीलचेयर कैसे ऊपर उठाया जाए ये भी आप अगर समझाएंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। बेसिकली थर्ड वाला यहाँ पर ज़्यादा सही है। अगर आप कोई नाटक का आयोजन करते हैं, किसी विद्यार्थी को विकलांग का किरदार निभाने के लिए कहते हैं, तो मे भी हो सकता है कि वो क्या बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वाकई में उस दर्द को समझ पाएगा जो एक विकलांग बालक को हो रही है। रंजन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसको हो रही है, तो बच्चे जो है ज़्यादा यहाँ पर सजग हो जाएंगे, ठीक है। तो 2-3 लोगों को अगर इस तरीके की भूमिका में रखा जाए तो कई लोग जो है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जो है इस तरीके की चीज़ें जो है रंजन के प्रति जो है उनकी सहानुभूति का विकास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक सही आंसर है वो है थर्ड वाला, तो आप लोग जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद 89 वाला है कि किसी ऐतिहासिक वर्ण का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। आप लोग वीडियो रोक के अपना आंसर बताइए, मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ। इसका सही आंसर ऑप्शन फोर्थ वाला है, कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, ठीक है। जब किसी भी ऐतिहासिक वर्णन का जो है चुनाव किया जाता है, वर्णन किया जाता है, तो बेसिकली वो तार्किक और निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है। साथ में ये भी याद रखिएगा कि अगर उसका ऐतिहासिक घटना का कोई तार्किक वर्णन किया जाए तो बेसिकली उसका कारण और जो निष्कर्ष है वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर किसी घटना का अगर हम वर्णन कर रहे हैं तो बेसिकली उसका कारण और निष्कर्ष जो उससे निकलना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसके बाद 90 वाला क्वेश्चन है कि आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यत्र खंड में चीन के तांग राजवंश
पर सूचना दी गई है। और ये बुक का नाम लिखा गया है, कहाँ से ये क्वेश्चन की बात हो रही है। एनसीईआरटी पैटर्न पे है ये बुक क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, फटाक से सिलेक्ट करिए कौन सा सही होगा। वीडियो रोकनी पड़ेगी आपको, हो सकता है ऑप्शन पढ़ने के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन 4 वाला है, विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। ठीक है, जो अन्यत्र वाला जो दिया जाता है, एडिशनल जो दिया जाता है हर चैप्टर के लास्ट में, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ी है तो उसको ज़रूर पढ़िए। आपको सीटेट पास होने में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर आप आसानी से सीटेट पास करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी को इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है। मुझे लगता है सीटेट कभी भी किसी के ज्ञान की परीक्षा नहीं होता है, बल्कि ये आपकी एक तरीके से कह सकते हैं कि आपकी सोच की एक परीक्षा होती है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, चाहे आप जीएस के क्वेश्चन देख लीजिए, चाहे मनोविज्ञान के क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे यहाँ पर ही पूछ लिया, तो यहाँ पर आपके ज्ञान से ज़्यादा ये आपकी सोच से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप क्या सोचते हैं, क्या आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे। तो उसी की काबिलियत जानने के लिए इस तरीके के पेपर करवाए जाते हैं। अगर आप सीटेट का फुल फॉर्म भी अगर देखते हैं तो बेसिकली अगर हिंदी में भी अगर आप करें तो उसका मतलब जो है वो यही चीज़ निकलता है कि आप एक अच्छे अध्यापक नहीं हैं या नहीं है, उसी को जानने के लिए ये आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सिंपल सा पैटर्न है। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि अच्छा रिस्पांस दीजिए ताकि हम रेगुलर क्लासेस चलाने की कोशिश करने शुरू कर दें, क्योंकि आप लोग का रिस्पांस फीका आ रहा है, इस वजह से रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप किसी तरह के कोई सुझाव हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, जो मन करे लिख दीजिए। थैंक यू सो मच।